प्रणाम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चैप्टर नंबर 10 इंडियाज एग्रीकल्चर। ठीक है बेटा, यानी कि भारत कृषि। एक तरीके से एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, बराबर। एक तरीके से हम देखा जाए बेटा तो इस चैप्टर के अंदर हम इंडियन एग्रीकल्चर के मतलब सारे मतलब जो टाइप्स हैं बेटा, फिर जो हमारे ग्रेन्स हैं, कैश क्रॉप्स है, बेवरेज क्रॉप्स है, उनके बारे में थोड़ा डिटेलेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और उसके साथ साथ जो है जो टेक्निकल और उस तरीके के जो पर्टिकुलर एक तरीके से रिफॉर्मेशंस हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में है, एग्रीकल्चर का जो रोल है इंडियन इकोनॉमी में, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, बराबर, टेक्निकल रिफॉर्म्स है, और ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बेटा देखेंगे। ओके, तो बहुत सारा काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में मार्किंग भी ज़्यादा है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं छोटे बड़े मिला के, तो देखने में आपको सिंपल सरल लगेगा कि एग्रीकल्चर के ऊपर चैप्टर है, लेकिन इसमें से बोर्ड में स्कोरिंग ज़्यादा होता है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बराबर। चाहे वो गिव रीजन्स हो या क्रॉप्स की शॉर्ट नोट हो या टेक्निकल रिफॉर्म हो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, इन सभी के बारे में आपको प्रॉपरली अच्छे से लर्निंग करना है। ओके, तो यहाँ से हम शुरुआत करते बेटा हमारे चैप्टर नंबर 10 की, कि सिंस एंशिएंट टाइम agriculture has remained a prime economic activity of most of the people in India. Even today also main support of for the Indian economy is agriculture. तो बेटा अगर हम एंसेंट इंडियन टाइम की बात करें बेटा, तब प्राचीन काल से लेके हमेशा ही जो है हमारा मेन ऑक्यूपेशन रहा है जो वो एग्रीकल्चर रहा है। हमारा क्या दुनिया में, क्योंकि सबसे पहले जो ऑक्यूपेशन होता था बेटा वो मेनली क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था। डेवलपमेंट तो हमने लास्ट 100 ईयर्स में, अगर हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें, बराबर, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, दूसरे अनदर सेक्टर्स की बात करें बेटा, तो ये लास्ट 100 ईयर्स के टाइम पीरियड में इसमें हमने इतना बड़ा जो है बदलाव देखा है। बाकी आप थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से अगर आप हमारे इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं कर सकते, हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करें बेटा, मेजर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता था और इकोनॉमी में उसका बहुत बड़ा पार्ट है। ओके, तो ये हम मान के चल सकते हैं। और जो कृषि है बेटा, हमारे भारत का जो एग्रीकल्चर है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक मेन बेस सपोर्ट है। एक तरीके से जो इम्पोर्टेंट संसाधन के रूप में बेटा वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो हमारे एग्रीकल्चर पे लगभग 60% लेबर पावर जो है बेटा हमारे एग्रीकल्चर में एंगेज है। कि एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ इंडिया, अबाउट द 60% ऑफ द लेबर पावर इज एंगेज इन एग्रीकल्चर, बराबर। हमारी जो श्रम शक्ति है बेटा, लगभग 60% श्रमिक जो है बेटा या काम करने वाले लोग जो हैं वो इस ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े हैं, डायरेक्ट वे में भी और इनडायरेक्ट वे में। या तो कम्प्लीटली एग्रीकल्चर, जैसे कि किसान है बेटा, बराबर, फिर खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, या फिर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट जो अलग अलग तरीके के दूसरे जो सेक्टर्स हैं, जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज है, फिर फॉडर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सारे जो अलग अलग दूसरे सेक्टर्स हैं वहाँ पे काम करने वाले। फिर जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज है, उसका रॉ मटेरियल भी तो एग्रीकल्चर से आता है। तो इनडायरेक्ट वे में भी देखें तो मेजरली हमारे इंडिया के अंदर बेटा 60% जो लेबर वर्क है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं बेटा कि बिसाइड सप्लाइंग food to the people of India, raw material of many industries also come from agriculture. Agriculture occupies about the 22% of the national product. हमारी नेशनल प्रोडक्ट में बेटा एग्रीकल्चर का जो लगभग पार्ट है बेटा कृषि उत्पादन का, एक तरीके से देखा जाए तो 22% जितना है, बराबर। आपको ये सारे फिगर्स बेटा थोड़े से याद रखने हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन बेटा आपको आता है कि इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है, तो कितने परसेंटेज है, वो सारे ग्राफ आपको उसमें बताने पड़ेंगे। फिर यहाँ लिखा है कि क्रॉप्स एंड अदर फार्म प्रोडक्ट होल्ड अबाउट द 80% कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट। देखा जाए तो हमारे जो बेटा हमारी कृषि पैदाश है, एक तरीके से हमारे एक्सपोर्ट में 80% जितना जो हम सप्लाई करते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही सप्लाई करते हैं। तो 18% यहाँ पे फिगर लिखी हुई है बेटा, 18% जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट के अंदर वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी ये जो पर्टिकुलर डिपेंडेंस है वो बढ़ जाता है बेटा। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हो कि एक्सपोर्ट विच अर्न्स द यूज फॉरेन एक्सचेंज, द इंडियन इकोनॉमी इज मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, दस इंडिया इज एन एग्रीग्रियन कंट्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी मेनली आज भी एग्रीकल्चर पे काफ़ी हद तक डिपेंडेड है।
पहले ये रेशियो 60-40 का होता था बेटा, 60% एग्रीकल्चर पे, 40% धीरे धीरे दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। अब ग्राफ थोड़ा 50-50% हो गया है, लेकिन अभी भी मेनली इंडिया के अंदर जो बिजनेस भी है ना, जो इंडस्ट्रीज भी है, उनमें भी मेजरली जो कामकाज है बेटा, उनका रॉ मटेरियल वगैरह एग्रीकल्चर से ही सप्लाई होता है। वो इंडस्ट्रीज उन्हीं पर्टिकुलर कमोडिटीज के ऊपर बेस्ड है। अभी भी हमने दूसरे सेक्टर्स के अंदर उतनी जगह नहीं बना ली है। धीरे धीरे इंडिया जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, एरोमेटिक फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, बराबर। फिर डिफेंस है, वेपन्स है बेटा, आर्टिलरी है, एरोमेटिक अगर उसका हम देखा जाए तो प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ रहा है। लेकिन अभी हमको इसमें एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इसमें हमको टाइम लगेगा अभी अपने आप को उन सेक्टर्स के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो बढ़ाने में। लेकिन मेनली जो हमारे इंडस्ट्रीज है, अभी भी हम देखें तो 60% इंडस्ट्रीज बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है। तो आप ये कंप्लीटली अगर क्वेश्चन आता है बेटा, तो आप इस पैराग्राफ का जो पॉइंट्स है उसको उसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, अब यहाँ देखो, इन मोस्ट ऑफ द एरियाज इंडिया 2 और more क्रॉप्स एनुअली कैन बी टेकन ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक अ फर्टाइल प्लेन, फेवरेबल क्लाइमेट फॉर राउंड द ईयर कल्टीवेशन, इरिगेशन स्किल एंड द हार्ड वर्किंग फार्मर्स। ऐसे देखा जाए बेटा तो भारत में एक तरीके से देखा जाए तो जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के लिए अनुकूल जो वातावरण बोलते हैं बेटा, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। हम देख सकते हैं हमारे यहाँ जो नॉर्थन पार्ट है बेटा, उसमें फेरेन रिवर्स है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लेन एरिया माना जाता है, फर्टाइल लैंड एरिया माना जाता है। उसके साथ साथ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, बराबर। ईयर में हम 1 से लेके 2 क्रॉप कल्टीवेशन आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे इरिगेशन फैसिलिटीज़ में भी बढ़ावा हो रहा है, और स्किल्ड और हार्ड वर्किंग फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर में अपना कंट्रीब्यूशन बेटा दे रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे लैकिंग है, जैसे आज भी हमारे एग्रीकल्चर की मेथड जो है बेटा वो ओल्ड फार्मिंग मेथड है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जितना एबंडेंट वे में होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, बराबर। अभी भी हमारे इंडिया में स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा हैं बेटा, छोटे किसान ज़्यादा हैं। तो अगर छोटे किसान है बेटा, बड़ा ग्रुप नहीं बन रहा है, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इन सारी थियरीज के बारे में आगे देखते हैं। द इंडियन फार्मर्स आर जनरली पुअर एंड अनएजुकेटेड। ज़्यादातर इंडियन फार्मर जो है बेटा काफ़ी गरीब है और अनएजुकेटेड भी है, इसलिए वो जो मॉडर्न टेक्निक्स है बेटा उनको जल्दी से ना समझ पाते हैं, ना ही उनके यूजेस कर पाते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज मच लेस कंपेयर टू द वर्ल्ड ड्यू टू द रीजंस लाइक इनएडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, इरेगुलर एंड अनसर्टेन रेन। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो अभी भी हमारे यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज जितनी अवेलेबल होनी चाहिए उतनी प्रॉपर वे में देखा जाए तो नहीं अवेलेबल है। फिर हमारे यहाँ जो रेन है बेटा, बारिश जो है वो कुछ एक तरीके से देखा जाए बेटा तो इनबैलेंसिंग फॉर्म है, कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी फ्लड की कंडीशन हो जाती है, कभी ड्रॉट की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, बराबर। कभी कुछ साल होता है कि नॉर्मल जैसा रहता है बेटा। लेकिन अक्सर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बेटा इस अनइवन फॉर्मेशन से जूझता रहता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की एक जो बोलते हैं ना कि ईयरली जो प्रोडक्शन का एक मेजरमेंट होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। अब अभी का ही टाइम पीरियड आप ले लो तो मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया के जो बड़े स्टेट्स है बेटा, वो उसके काफ़ी ऐसे एग्रीकल्चर लैंडफॉर्म एरियाज है जो फ्लड के वजह से काफ़ी हमारा एग्रीकल्चर में जो है क्रॉप्स का बेटा नुकसान हुआ है ना। आपने अभी न्यूज़ में वो राजकोट के फार्मर्स का देखा था कि जो खड़ी फसल थी बेटा बारिश की वजह से खराब हो गई, उन्होंने खुद ही ट्रैक्टर चला के सारी फसल को नष्ट कर डाला। तो अक्सर हमारे किसानों के सामने बेटा हमारे देश में इस तरह की कंडीशंस आती है। फिर हम देख सकते हैं बेटा कि मोर पॉपुलेशन, एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है बेटा, लार्जर फैमिलीज, बड़ी फैमिलीज है, स्मॉलर फार्म्स है, नो इंटरेस्ट इन द एक्सपेरिमेंटेशन। एक तरीके से देखा जाए तो एग्रीकल्चर के अंदर बेटा नए नए तरीकों का, आधुनिक यंत्रों का या वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने की जो पद्धतियां हैं बेटा, अभी भी हमारे फार्मर्स उनकी तरफ प्रेरित नहीं होते। या तो वो इतने गरीब हैं बेटा कि उन चीज़ों को थोड़ा बहुत भी अगर वो चाहे तो अपने तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर वो अनएजुकेटेड हैं जो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते और पुराने तौर तरीकों से ही खेती करते रहते हैं, जिसका एक बैड इफेक्ट हमको प्रोडक्शन में देखने को मिलता है। ओके, अब इसके बाद लिखा है बेटा कि ये लेस यूजेस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, मॉडर्न मशीनरी और साइंटिफिक अप्रोच फॉर द कल्टीवेशन, एजुकेटेड मास ऑप्टिंग अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर, द सो कॉल्ड लोअर स्टेटस फॉर द एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो अभी भी हमारा जो शिक्षित समाज है वो खेती के साथ नहीं जुड़ना पसंद करता है ना। अगर
धीरे धीरे बेटा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स में इंटरेस्ट ज़्यादा लेने लगे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हम खेती थोड़ी करेंगे। तो यहाँ पे हम एक देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव इस वजह से आ रहा है, क्योंकि एजुकेशन जो है बढ़ते जा रहा है बेटा, और एजुकेटेड लोग जो है वो एग्रीकल्चर में सेक्टर्स में काम करना उतना पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा बैड इफेक्ट है जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा बेटा। और दूसरी चीज़ है बेटा कि हमको हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे ऐसे बदलाव लाने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम यूथ को एक तरीके से देखा जाए तो उसके तरफ हम उनको इंस्पायर कर पाएँ कि भाई आप भले कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है बेटा, तो आप एक किसान के रूप में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में कर सकते हैं, देश के काम आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम काम नहीं कर सकते। बीच में मैंने एक साउथ के इंजीनियर का एग्जाम्पल देखा था कि कैसे उन्होंने कुछ साल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने कुछ साल जॉब भी की, लेकिन धीरे धीरे उनका जो है इंटरेस्ट जो है बेटा उनके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है बढ़ता चला गया। तो हम यहाँ पे समझ के चल सकते हैं बेटा कि किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ाना आज के यूथ के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ओके, तो वो एफर्ट्स हमको लगाने पड़ेंगे। अब इसके बाद के जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा उसमें हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में देखेंगे। थैंक यू।